तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एडिटोरियल आइसिस में। आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई को हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन को। साथ ही ढेर सारे वोकैब्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी देखेंगे। अपने इंग्लिश को मजबूत करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले और इस सेशन को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर दोनों कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और अपने इंग्लिश को मजबूत करते हैं स्टेप वाइज। चलिए, आज है 3 जुलाई, 3 जुलाई। आज को कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट डे है नहीं, क्योंकि हम हर दिन बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेज़ के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे हमने सेलिब्रेट किया था। नेशनल डॉक्टर्स डे। उसके बाद 2 जुलाई को भी हमने, अच्छा, 1 जुलाई को एक और चीज़ हमने सेलिब्रेट किया था, नेशनल पोस्टल वर्कर डे। नेशनल पोस्टल वर्कर डे, इसको भी हमने सेलिब्रेट किया था 1 जुलाई को। उसके बाद 2 जुलाई, इस दिन भी हमने वर्ल्ड यूएफओ डे सेलिब्रेट किया। इसके बारे में भी हमने बात करा था। और 3 जुलाई को ऐसा कोई इम्पोर्टेंट डे है नहीं। वैसे कहा जाता है कि नेशनल फ्राइड क्लेम डे मनाया जाता है, बट ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक्सक्लूड करते हैं, छोड़ते हैं इसको। उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, अगर होता तो उसको हम डिस्कस करते, उस पर भी बात करते। तो चलिए, आज कोई खास इंपॉर्टेंट डे नहीं है। हाँ, कल 4 जुलाई है और कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, कल बात करेंगे उसके बारे में। चलिए, आज शुरू करते हैं और वर्ड ऑफ द डे देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन सा एक वर्ड है जो खास है, एक नया वर्ड है जैसे हम आज जानेंगे। वर्ड है फिब्राइल। फिब्राइल, जिसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग सिम्टम्स ऑफ अ फीवर। किस फीवर के सिम्टम्स अगर आप शो करते हैं, हॉट है, उसका मतलब आप फेब्राइल है। फेब्राइल का मतलब ही होता है शोइंग सिम्टम्स ऑफ फीवर। सिनोनिम्स: फेवरिश, फीवर्ड, हॉट या बर्निंग, एकदम बर्निंग जैसा हो। जैसे इसको आप एक सेंटेंस में यूज़ करें तो द फेब्राइल एटमॉस्फेयर ऑफ दिस सिटी। एकदम हॉट, एकदम बर्निंग एटमॉस्फेयर है सिटी का। तो ये सेंटेंस में यूज़ हो गया। चलिए, फेब्राइल को आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और वोकैबुलरी पे सीधे टूट पड़ते हैं। वोकैबुलरी हमारा पहला वर्ड है केकोफोनस। केकोफोनस ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है कर्कश, बहुत ही अनप्लीजेंट साउंड, जिसे हम कैकोफोनस कहते हैं। फोनस का मतलब फ़ोन, फ़ोन जिसका मतलब साउंड से संबंधित होता है। कैको का मतलब कर्कश होता है, और इससे कैकोफोनी, कैकोफोनस बहुत सारे वर्ड बनते हैं, रूट वर्ड है। मीनिंग: इन्वॉल्विंग और प्रोड्यूसिंग अ हार्श डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड, जो बिल्कुल ही अनप्लीजेंट हो और हार्ड साउंड हो, उसे हम कैकोफोनस कहते हैं। सिम्टम्स: नॉइजी, राउकुस, डिस्कॉर्डेंट, ये सारे कैकोफोनस के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स: हारमोनियस, सबको जो पसंद आए, स्वीट, एकदम मधुर, एकदम मीठा। चलिए, एग्जाम्पल में यूज़ करते हैं। वी वोक अप, हम उठ गए, जाग गए, टू दी केकोफोनस साउंड ऑफ बर्ड्स, तो बहुत ही कर्कश आवाज़ चिड़ियों की चहचहाट से जो है निकल रही थी, और यह सुन के हम जाग गए। हमारा सेकेंड वर्ड है कंटेंशियस। कंटेंशियस ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव, जिसका हिंदी मीनिंग होता है विवादास्पद। यानी कोई भी जो आर्गूमेंट करे, जो बहस, जिसके वजह से बहस हो, झगड़ा हो, उसे हम कहते हैं कंटेंशियस। बहुत सारे कंटेंशियस इशूज़ हैं, मुद्दे हैं जिससे विवाद होते हैं। मीनिंग: लाइकली टू कॉज आर्गूमेंट्स, कंट्रोवर्शियल, जो कंट्रोवर्शियल हो या फिर आर्गूमेंट्स यानी बहस का मुद्दा बनाए, झगड़े का कारण बने। सिनोनिम्स: डिबेटेबल, जो डिबेट हो, डिस्प्यूटेबल, टेंडेंशियस, ये सारे कंटेंशियस के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो कंसेंसुअल, जो आम सहमति से बात बन जाए। हारमोनियस, सब लोग इजीली बात को। अनएनिमस, अनएनिमस का मतलब हुआ जो किसी भी तरह का विरोध ना करे, सब हाँ में हाँ मिला दे, उसे हम कहते हैं अनएनिमस। बिना किसी विरोध के कोई काम बन जाए, दैट इज अनएनिमस। सेंटेंस: इट वॉज अ कंटेंशियस डिसीजन बाय रेफरी। रेफरी ने जो निर्णय लिया वो विवादास्पद था, एकदम आर्गूमेंट वाला था, कंट्रोवर्शियल था। नेक्स्ट है कॉमिली, इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। कॉमिली ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है आकर्षक, जो बेहद अट्रैक्टिव हो, उसके लिए आप कॉमिली वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मीनिंग: प्लीजेंट टू लुक एट, जिसे देख के आप प्लीजेंट फील करते हैं, अट्रैक्टिव हो। सिनोनिम्स: अपीलिंग, बिल्कुल ही आकर्षक,
कैप्टिवेटिंग आश्चर्यचकित करने वाला, मनमोहक, अट्रैक्टिव आकर्षक। एंटोनिम्स की बात करें रिपल्सिव, जिसे देख के जो है एकदम मन खराब हो जाए, अनअट्रैक्टिव जो अट्रैक्टिव नहीं है, अगली बदसूरत। सेंटेंस शॉर्टली आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट के बाद शी एंड हर कॉमेडी डॉटर, उसकी बहुत ही खूबसूरत डॉटर बीट्राइस डिसअपियर्ड, वो गायब हो गई। ये सेंटेंस में यूज था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंसाइज। कंसाइज की ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है, जिसका मतलब संक्षिप्त, किसी चीज़ को छोटा करना या छोटा रूप, उसे हम कंसाइज कहते हैं। मीनिंग ब्रीफ, गिविंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ फ्यू वर्ड्स, एक छोटे गागर में सागर भरना, जिसे हम कहते हैं गिविंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छोटे से वर्ड में कुछ ही शब्दों में देना। ब्रीफ यानी संक्षिप्त विवरण देना, उसी को कंसाइज कहते हैं। सिनोनिम्स एब्रिज, किसी चीज़ को छोटा रूप देना, कम करना, संक्षिप्त करना, इसी से बनता है एब्रिजमेंट। एब्रिजमेंट, द एक्ट ऑफ शॉर्टेनिंग, एक्ट ऑफ शॉर्टेनिंग समथिंग, किसी भी चीज़ को छोटा करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं एब्रिजमेंट। कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, कंडेंस्ड कर रहे हैं, टर्स कर रहे हैं। टर्स का मतलब भी छोटा होता है, संक्षिप्त होता है। सिनॉप्टिक, इसका मतलब भी संक्षिप्त ही होता है, सिनॉप्टिक। ये सारे ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव ही हैं। सिनॉप्टिक, इसको टस पढ़ते, टस, आर साइलेंट रहता है। एंटोनिम्स की बात करें, लेंदी जो बहुत लंबा हो, एक्सपेंसिव फैला हुआ, वर्डी बहुत सारे शब्दों से आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो वर्डी। सेंटेंस हिज स्टेटमेंट वॉज कंसाइज, उसका जो स्टेटमेंट था वो कंसाइज था एंड टू द पॉइंट, और मुद्दे वाला था, एकदम पॉइंट की बात थी उसमें। कंड्यूसिव एडजेक्टिव है, जिसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल सहायक किसी काम के होने में, कंड्यूसिव यानी किसी काम के होने में जो सहायक हो, फेवरेबल हो, उसे हम कंड्यूसिव कहते हैं। मीनिंग हेल्पिंग और मेकिंग समथिंग हैपन, किसी चीज़ में हेल्पिंग हो या किसी चीज़ को होने का कारण बने, उसे कंड्यूसिव कहते हैं। सिनोनिम्स गुड फॉर, हेल्पफुल टू, इंस्ट्रूमेंटल इन, फेवरेबल, बिल्कुल फेवरेबल हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, हेल्पफुल हो, उसे कंड्यूसिव कह सकते हैं। एंटोनिम्स एडवर्स, एकदम विपरीत हो, हिंडरिंग जो किसी चीज़ को रोके, डेट्रीमेंटल जो हानिकारक हो, अनफेवरेबल बिल्कुल भी अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, उसे हम अनफेवरेबल कहेंगे। सेंटेंस दिस स्कूल एम्स टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव टू लर्निंग, ये स्कूल एक ऐसा माहौल तैयार कर रही है जो सीखने योग्य हो, सीखने के लिए बेहद उपयुक्त हो। ओके, चलिए हमारा वोकैब यहाँ तक खत्म होता है। अब ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं और 5 ईडियम्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हम आज जितने भी ईडियम्स लिए हैं मोस्टली सी से ही लिए हैं, सी लेटर सी से, उसके बाद कुछ डी से देखेंगे। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलें, लेकिन हमने सोचा क्यों ना जो रीड करेंगे या जो स्टूडेंट्स हैं उनको शायद बोरिंग ना फील हो, इसलिए हमने कुछ अलग वर्ड भी जोड़े हैं सी के अलावा। सबसे पहला है चेज रेनबोज, और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। जितने भी ईडियम्स हम डिस्कस करेंगे ये इससे पहले जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें पूछे गए हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चेज रेनबोज, जिसका मतलब होता है असंभव काम करने की कोशिश करना, एक ऐसा काम जो पॉसिबल ना हो, रियलिस्टिक ना हो। मीनिंग ट्राइंग टू डू और अचीव समथिंग, आप कोशिश करते हैं ऐसा चीज़ अचीव करने की दैट इज़ नॉट रियली पॉसिबल, जो संभव ही ना हो और रियलिस्टिक भी ना हो। सेंटेंस में यूज़ देखते हैं वाइल मेकिंग अ प्लान, आप कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी योजना बनाते हैं, टेक इनटू अकाउंट, आप सब चीज़ पे ध्यान दें, योर एबिलिटीज़, अपनी एबिलिटीज़ पे, अपने लिमिटेशंस पे। डोंट ट्राई टू चेज रेनबोज, आप असंभव काम करने की कोशिश ना करें, अपने एबिलिटीज़, अपने लिमिटेशंस को पहचानें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। सेकंड है कैच 22, एक ऐसी स्थिति जिसमें जो भी आपके पास ऑप्शंस होंगे उस पर अमल करना मुश्किल हो, मतलब आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी बात कौन से ऑप्शन पे हम जाएं या कौन से ऑप्शन को फॉलो करें, कौन सा ना करें, एकदम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं आप, ऐसी स्थिति को कहते हैं कैच 22 सिचुएशन। मीनिंग सिचुएशन वेयर वन इज ट्रैप्ड बाय टू कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन, टू कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन है, मतलब आप एक करना चाहते हैं दूसरा भी करना चाहते हैं, एक को अवॉइड करना चाहते हैं उसको भी करना पड़ेगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप फंस जाते हैं, तो उसे हम कैच 22 सिचुएशन कहते हैं। सेंटेंस में टू गेट अ सर्टेन जॉब, कोई भी जॉब पाने के लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड अ वर्क एक्सपीरियंस, आपको एक अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, यानी वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। बट टू गेट दैट वर्क एक्सपीरियंस, लेकिन उस वर्क एक्सपीरियंस को पाने के लिए क्या चाहिए, यू नीड टू हैव हैड अ जॉब, आपके पास भी जॉब होना चाहिए। तो भाई ये तो बहुत ही कैच 22 सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जिस पे आप अमल ही नहीं कर पाएंगे, यानी जॉब अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, और वर्क एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए, भाई किस चीज़ को करें, तो ये है कैच 22 सिचुएशन। हमारा थर्ड ईडियम है कैच अ टाटर। कैच अ टाटर का हिंदी मीनिंग होता है किसी मजबूत प्रतिद्वंदी से सामना होना, एक ऐसे इंसान से या ऐसे
लोगों से एनकाउंटर होना जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, ट्रबलसम हो, पावरफुल हो, मीनिंग टू एनकाउंटर विथ समवन दैट प्रूव्स मोर पावरफुल और ट्रबलसम। ऐसे ऐसे इंसान या ऐसे लोगों से मिलना जो ट्रबलसम हो, पावरफुल हो। सेंटेंस, इंडियन टीम हैज़ कॉट अ टार्टर इन साउथ अफ्रीका। इंडियन टीम साउथ अफ्रीका खेलने गई और वहाँ एक कड़ी जो प्रतिद्वंदी है, जो अपोनेंट है, वो बहुत ही स्ट्रांग है, उनसे इनकी भिड़ंत हो गई। हमारा फोर्थ ईडियम है डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट जिसका हिंदी मीनिंग होता है गलत पक्ष लेने वाला। मतलब आप जानते हैं कि ये चीज़ गलत है, फिर भी आप उसकी साइड ले रहे हैं। आप इनर से तो जानते हैं कि ये चीज़ गलत है, नहीं लेना चाहते हैं, फिर भी आपको लेना पड़ रहा है, दैट इज़ गलत पक्ष लेने वाला डेविल्स एडवोकेट। मीनिंग समवंस हु एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन, एक ऐसा ओपिनियन, ऐसा पक्ष आप रख रहे हैं, दे डू नॉट रियली होल्ड, आप उस चीज़ को मानते नहीं हैं लेकिन आप उस पक्ष को रख रहे हैं टू इनकरेज, ताकि आप इनकरेज करें अ डिस्कशन अबाउट अ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट या किसी पक्ष को आप इनकरेज करें डिस्कशन के लिए, और इसलिए आप उसका पक्ष ले रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। वास्तव में आप उस चीज़ को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करते हैं, तो उसे कहते हैं डेविल्स एडवोकेट। सेंटेंस में यूज़ ऑन द मैटर ऑफ रिलीजन, जो धर्म के मुद्दे हैं उस पर लीडर्स क्या करते हैं, ऑलवेज डेविल्स एडवोकेट करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का आखिरी इडियम्स देखते हैं। डैम्प स्क्वीप, जिसका मतलब होता है पूरी तरह निराशजनक, एकदम स्पॉइल पोर्ट्स जिसको कह सकते हैं, जैसा आपने उम्मीद किया वैसा ना हो, दैट इज़ डैम्प स्क्वीप। मीनिंग अ सिचुएशन और इवेंट विच इज़ मच लेस इम्प्रेसिव दैन एक्सपेक्टेड। आपने जो उम्मीद लगाई थी वो उतनी अच्छी रही नहीं जितनी उम्मीद लगाई थी, उसी को हम डैम्प स्क्वीप बोलते हैं। सेंटेंस, द न्यू ईयर पार्टी टर्न्ड आउट टू बी अ डैम्प स्क्वीप। बिल्कुल ही निराशजनक, बिल्कुल ही ख़राब रहा। जैसी उम्मीद थी वो पार्टी न्यू ईयर की, वो वैसी नहीं रही। तो ये था हमारा आज का आइडियम। अब आज एडिटोरियल सेक्शन को डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर से, और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे या जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको भी डिस्कस करते हैं। चलिए एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को तो हिट करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि इस तरह के वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले जब कभी भी हम अपलोड करें यूट्यूब पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के एडिटोरियल सेक्शन को डिस्कस करते हैं। टॉपिक है मिक्स्ड सिग्नल्स। एक मिश्रित संकेत मिल रहे हैं किस चीज़ के, इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन, यानी मजबूत करना, स्ट्रेंथन का मतलब मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना, मोमेंटम जो गति है इन द की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, जितने भी औद्योगिक सेक्टर हैं उन सभी में जो मोमेंटम है उसको स्ट्रॉन्ग करना। आगे बढ़ते हैं। आउटपुट डेटा, जो भी आउटपुट डेटा हमें मिले हैं फ्रॉम द 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो 8 कोर यानी कि मुख्य इम्पॉर्टेंट, जो भी मुख्य औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनसे जो आउटपुट डेटा मिले हैं, ब्रॉड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज स्लो डाउन अंडर द ऑनस्लॉट ऑफ अ हीट वेव। तो ये आउटपुट हमें दर्शाता है या बताता है कि जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है वो स्लो हो गए हैं, किस वजह से, ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसकी वर्ब है, जिसका मतलब होता है उग्र या आक्रमण, बहुत ही तेज ऑनस्लॉट ऑफ हीट वेव। हीट वेव बहुत ही तेज था, बहुत ही प्रचंड था, और उस वजह से क्या हुआ, जो भी एक्टिविटीज़ थी, जो भी इकोनॉमिक या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ थी, वो स्लो हो गई हैं इस हीट वेव के आक्रमण की वजह से। वायलेंट और स्ट्रॉन्ग अटैक कर सकते हैं ऑनस्लॉट को। दैट लेफ्ट होम्स, और इस हीट वेव की वजह से क्या हुआ, घरों में, ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज कंट्री वाइड, पूरे देश भर में, यूजिंग मोर पावर टू रन देयर फैंस एंड कूलिंग सिस्टम। और इस वजह से जो पावर की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ताकि लोग जो है पंखे का इस्तेमाल कर रहे थे, जो भी कूलिंग सिस्टम है उस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ गया था। ओनली कोल, और ऐसे में इस गर्मी की वजह से क्या हुआ, जितने भी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स थे उनकी जो आउटपुट डेटा था वो थोड़ा सा कम नज़र आया है। ओनली कोल, केवल कोल, टू फ्यूल द पावर प्लांट्स, जो फ्यूल का काम करती है पावर प्लांट्स में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, एंड और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे जनरेट होती है, पोस्टेड डबल डिजिट आउटपुट ग्रोथ। यहीं पे हमें डबल डिजिट आउटपुट ग्रोथ देखने को मिली है, यानी एक ग्रोथ जो होता है ना, जो बढ़ रही होती है। तो ये ग्रोथ हमें कहाँ देखने को मिली, दो ही सेक्टर में देखने को मिली है। एक कोल इंडस्ट्री में जो पावर प्लांट के लिए एक फ्यूल का काम करती है, और दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो ये दो सेक्टर है जहाँ थोड़ा सा डबल डिजिट आउटपुट ग्रोथ मिला है। बाकी अदर सेक्टर्स में थोड़ा सा डिक्लाइन यानी कि कमी देखने को मिला है आउटपुट डेटा में। एक्सपेंडिंग बाय 10.2% एंड 12% 8%। तो 12.8%, 12.8 पहले क्या था, 10.2% था, अब थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली, कितनी, 12.8%। ये दोनों हमें देखने को मिले, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ये दोनों सेक्टर का जो
आउटपुट डेटा है उसको शो किया गया है। एक 10.2% जो है ये आपका कोल इंडस्ट्री का है और 12.8 जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है उसका डेटा यहाँ पे दिया गया है कि इनमें किस तरह के डबल डिजिट हमें देखने को मिले हैं रिस्पेक्टिवली। एज पर प्रोविजनल डेटा, जो भी डेटा हमें अभी हमारे पास है ऑन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑन जून 28। तो जो प्रोविजनल डेटा रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जून 28 को, उसमें हमें ये देखने को मिला है कि सिर्फ 2 ही इंडस्ट्री है जहाँ से आउटपुट जो है डबल डिजिट हुई है, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक कोल। कोल में हमें 10.2% देखने को मिला अपटिक, और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें हमें 12.8% आउटपुट ग्रोथ देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। एंड प्रोडक्शन इन क्रूड ऑयल, जो भी क्रूड ऑयल है, फर्टिलाइजर्स एंड सीमेंट श्रैंक यानी कि घट गया, रुक, थोड़ा सा सिकुड़ गया। ये इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब है जो बना है श्रिंक से श्रैंक और श्रैंक श्रंक, ये आप तीनों याद कर सकते हैं। ये तीनों फॉर्म है फ्रॉम देयर ईयर अर्लियर लेवल्स। तो जो एक साल पहले जो जब तुलना की जाती है ईयर ऑन ईयर डिमांड, तो एक साल पहले जो इसकी लेवल थी उससे थोड़ा सा कम हमें नज़र आया। वाइल आउटपुट एक्सपेंशन, जो आउटपुट एक्सपेंशन है डिसलरेटेड का मतलब भी होता है घटना, डिसलरेट का मतलब घटना, रिड्यूस होना किसी वजह से। एक्सेलरेट का मतलब होता है किसी चीज़ की गति को बढ़ाना, किसी चीज़ की गति को बढ़ाना, गति बढ़ाना, और इसी का अपोजिट होता है डिसलरेट। रिटार्डेशन भी बोलते हैं इसको, डिसलरेट, इसी डिसलरेट से बना डिसलरेटेड, घट गया, इसी को रिटार्डेशन भी बोलते हैं, घट जाना। इन द रिमेनिंग 3 सेक्टर ऑफ नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड स्टील। तो इसमें भी हमें दिखा कि घट गया है, जो भी डेटा शो किया गया है उसमें सारा चीज़ दर्शाया गया है। द हीट वेव्स, जो हीट वेव था, impact on economic activity, the heat waves impact on economic activity in May was particularly prominent, ये मुख्य रहा था, prominent का मतलब मेन, मुख्य, in India's northern part, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में हीट वेव का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा था, और ये मुख्य कारण था इकोनॉमिक एक्टिविटी जो स्लो हो गई नॉर्दर्न पार्ट में, इसका मेन रीज़न हीट वेव था। एज इट फोर्स, ये क्या कर दिया, विवश कर दिया, फोर्स करना यानी विवश कर देना, इट एज इट फोर्स्ड आफ्टरनून ब्रेक्स, जो आफ्टरनून में ब्रेक्स होते थे एट कंस्ट्रक्शन साइट, जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, एंड डेली पीक पावर डिमांड, कंस्ट्रक्शन साइट में रुक गई काम, और डेली पीक पावर डिमांड जो है, जो पावर डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई एट द नॉर्दर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर कंसिस्टेंटली होवर्ड अराउंड और एक्सीड 25 गीगावाट। तो इतनी डिमांड जो है बढ़ गई नॉर्दर्न रीजन्स में, क्योंकि हीट वेव बहुत ज़्यादा था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और लोग जो है फैंस और कूलिंग सिस्टम पे ज़्यादा डिपेंडेंट रह रहे थे, दोपहर को काम भी रुक रहा था। डिमांड फॉर सीमेंट का डिमांड और स्टील का डिमांड क्या हो गया, कमज़ोर पड़ गया है, वीकेंड, एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज अंडरस्टैंडेबली कर्ब्ड यानी कि रोक देना, किसी वजह से आप रोक देते हैं तो उसे हम कहते हैं कर्ब करना, CURB, कर्ब, इसी से बना है कर्ब्ड। किसी ऐसे बुरी स्थिति पर जब आप रोक लगाते हैं किसी बुरी स्थिति पर, तो उसे कर्ब कहना कहते हैं। कर्ब कर दिया गया बाय दी टेम्परेचर्स, बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए जो भी कंस्ट्रक्शन साइट या एक्टिविटीज़ थी उसको बंद कर दिया गया। विथ बोथ द की बिल्डिंग मटेरियल्स, देखिए सीमेंट और स्टील क्या है, की बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, ये भी जो है एक तरह का डिक्लाइन शो कर रही है, ऑल्सो पोस्टिंग सिक्वेंशियल डिक्लाइन इन आउटपुट, तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन शो कर रही है। द ईयर ऑन ईयर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना, एक तरह से रिड्यूस होना, इन फर्टिलाइजर्स फॉर अ 5th स्ट्रेट मंथ, ये 5वें महीने लगातार जो है क्रमशः क्या हुआ, फर्टिलाइजर में भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। इन मे इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न, ये चिंता की विषय है, ये चिंता का विषय है। एज इट सिग्नल्स परसिस्टिंग जो रेगुलरली बना हुआ रहे, वीकेंड्स इन द रूरल हिंटरलैंड, जो भी रूरल एरियाज़ हैं, हिंटरलैंड्स यानी भीतरी प्रदेश, जो भी रूरल के भीतरी प्रदेश हैं। मैन स्टे, जो मुख्य चीज़ होती है, मैन स्टे का मतलब जिस चीज़ पे आप डिपेंड रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैन स्टे। तो जो रूरल एरियाज़ है वो किस पे डिपेंडेंट रहती है, एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अगर फर्टिलाइज़र की डिमांड घट रही है लगातार, और ये 5वें महीना ऐसा गया जिसमें ये डिमांड जो है डिक्लाइन कर रही है, तो ये क्या सिग्नल कर रही है, क्या संकेत दे रहा है कि भाई जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ज़रूर कहीं ना कहीं वीक हो रही है, या ये चिंता का विषय है कि एग्रीकल्चर पता नहीं आने वाले समय में कैसा होगा। स्मार्ट अपटिक, अपटिक का मतलब होता है एक तरह का
ग्रोथ, ठीक है। अपटिक का मतलब एक तरह का ग्रोथ, एक संकेत। द स्मार्ट अपटिक इन मेज इंडेक्स नंबर फॉर द फार्म इनपुट फ्रॉम द रिवाइज्ड रीडिंग फ्रॉम अप्रैल हाउएवर ऑफर्स अ ग्लिम्पर हो। लेकिन ऐसा लोग मान रहे हैं कि अप्रैल से थोड़ा सा बेहतर है और एक अच्छा संकेत है, एक अच्छी उम्मीद है। ग्लिमर ऑफ होप, ग्लिमर का मतलब होता है हल्का संकेत, एक टिमटिमाता हुआ संकेत, एक अच्छी उम्मीद है। ऑफिशियल डेटा फॉर द कोर सेक्टर, जो भी कोर सेक्टर है, ऑफिशियल डेटा जो कोर सेक्टर के हैं, एज वेल एज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के इंडेक्स टू विच इट कंट्रीब्यूट्स मोर देन 40% वेट। हावेवर, हालांकि क्या कर रही है, सफ़र फ्रॉम द इन्फॉर्मिटी, इन्फॉर्मिटी जिसका मतलब होता है आसक्ता, आसक्तता, इनएबिलिटी, है ना, इसका मतलब हो सकता है, होता है इनएबिलिटी। फ्रॉम द इन्फॉर्मिटी ऑफ कमिंग विथ अ लैग, लैग मतलब पीछे हटना, ऑफ अ मोर देन अ मंथ, मतलब एक महीने से ज़्यादा समय से ये पीछे ही जा रही है जो भी कोर सेक्टर है। मीन वाइल, इसी बीच क्या हुआ था, प्राइवेट सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर है, सर्वे बेस्ड HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, तो एक प्राइवेट सेक्टर है जिसने किया था फॉर जून सजेस्ट, ये सजेस्ट करती है, इनका जो अपना सर्वे है ये सजेस्ट करती है दैट एक्टिविटी एट फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज में एक्टिविटीज़ है, रीबाउंडेड, रीबाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ से टकरा के वापस लौट जाना, रीबाउंड बोलते हैं उस चीज़ को। रीबाउंडेड लास्ट मंथ, ये लास्ट मंथ रीबाउंड हो गए थे, किसी चीज़ से टकरा के वापस चले गई फ्रॉम मेज हीट वेव हीट 3 मंथ्स लो, और इस वजह से क्या हो गया, जो अपटिक हमें ऊपर नज़र आना चाहिए था वो हिट करके नीचे चले गए इस हीट वेव की वजह से, ये भी डिक्लाइन ही शो कर रहा है। जून्स PMI, PMI का मतलब होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, रीडिंग ऑफ 58.3 वॉज 0.8% पॉइंट हायर देन मेज 57.5। तो मई का जो PMI रीडिंग था वो 57.5 था, जबकि जून का 58.3 था। एंड अकॉर्डिंग टू HSBC इंडिया, ये एक प्राइवेट सेक्टर है जो सर्वे करती है, इसके अनुसार इन्होंने कहा कि भाई जून में क्या था 58.3 और मई में क्या था 57.5, तो एक तरह का अपटिक या हायर पॉइंट शो हुआ है, 0.8% का इंक्रीज दिखा है, और इसीलिए HSBC इंडिया ने कहा है कंफर्टेबली अबव इट्स लॉन्ग रन एवरेज, तो थोड़ा सा ये अबव है, थोड़ा सा ऊपर है। द सर्वे ऑल्सो इंडिकेट्स, ये सर्वे, ये सर्वेक्षण जो है ये भी संकेत देता है दैट मैन्युफैक्चरर्स, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्टेप्ड अप यानी कि थोड़ा उस चीज़ को क्या करना, इंटेंसिफाई करना, इंक्रीज करना किसी चीज़ को, स्टेप्ड अप किसी चीज़ को इंक्रीज करना, स्ट्रॉन्ग करना, इंटेंसिफाई करना, तो ये इंक्रीज कर रहे हैं आउटपुट एंड बाइंग, आउटपुट को और बाई को, किसी चीज़ को क्रय करने की शक्ति को, खरीदने को, टू मीट बॉइंट डिमांड, जो भी डिमांड है उस चीज़ को पूरा करने के लिए ये आउटपुट और बाइंग पावर को बढ़ा रहे हैं। एंड स्टेप्ड अप हायरिंग, और ये भी बढ़ा रहे हैं हायरिंग करना टू फास्टेस्ट पेस सीन इन मोर देन 19 ईयर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, तो पिछले 19 सालों में ये देखा गया है कि ये हायर है। हावेवर, हालांकि बोथ द जॉब क्रिएशन एंड डिमांड, जो जॉब क्रिएशन है और डिमांड है, वर ऑल्सो अकम्पेंड, ये किसके वजह से प्रभावित होती है, बाय एन इंटेंसिफिकेशन ऑफ इंक्रीज इन स्टाफ एक्सपेंसेस, अगर आप जॉब बढ़ाते हैं, जॉब क्रिएशन करते हैं, तो जो स्टाफ में खर्चे हैं वो भी बढ़ता है, और साथ ही साथ मटेरियल पे भी खर्चे किसी भी कंपनी के बढ़ते हैं, मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो सभी चीज़ों पे बढ़ते हैं। स्टाफ बढ़ाएंगे तो आप स्टाफ को पैसे देने होंगे, वो भी बढ़ेगी, मटेरियल पे खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, और इस वजह से क्या होगा, दैट लेड टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, रेजिंग देयर सेलिंग चार्जेस, जो भी सेलिंग चार्जेस है उसको थोड़ा बढ़ा देती है, बाय द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट इन मोर देन 2 ईयर्स, तो पिछले 2 साल में देखा जाए तो जो सेलिंग चार्जेस है वो भी बढ़ गया है। द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, इन्फ्लेशन से बना है इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति, कपल्ड विथ सर्वे रिस्पोंडेंट्स ओवरऑल कॉन्फिडेंस इन फ्यूचर आउटपुट स्लाइडिंग टू अ 3 मंथ लो, तो ओवरऑल कॉन्फिडेंस जो है फ्यूचर में, अगर भविष्य में क्या सिचुएशन होने वाली वो 3 मंथ लो चल रहा है, सिग्नल्स द इकोनॉमी स्टिल फेसेस स्पीड बम्प्स, ये अभी भी अवरोध, स्पीड बम्प्स क्या करते हैं, स्पीड बम्पर्स जो हैं अवरोध पैदा करती है, जो भी कोई आदमी अगर स्पीड तेज़ी से जा रहा है अपनी गाड़ी पे, तो अगर कहीं पे स्पीड ब्रेकर है उस वजह से क्या करेगा, वो स्लो करेगा, तो इकोनॉमी भी क्या है, अगर फास्ट पेस चल रही है, कहीं पे कुछ रुकावट अवरोध आ गई तो उस वजह से क्या होगी, इकोनॉमिक पेस जो है वो धीमी पड़ जाएगी। तो ये सारे जो ट्रेंड शो कर रहे हैं कि 3 मंथ अभी भी लो चल रहा है पिछले 3 साल 3 महीने से, तो ये सिग्नल कर रहा है कि इकोनॉमी जो है वो अभी भी
उतनी गति से नहीं चल रही है, ये अभी भी स्पीड बम्प्स यानी अवरोध का सामना कर रही है। पॉलिसी मेकर्स जो भी पॉलिसी बनाती है हैव ए चांस, इनके पास एक मौका है टू यूज़ द अपकमिंग यूनियन बजट, जो अभी यूनियन बजट आने वाला है उस चीज़ को यूज़ करें टू मेक पॉलिसी ट्विक्स यानी कि सुधार, अमेंडमेंट्स, टू हेल्प स्ट्रेंथन मोमेंटम इन द की इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये कुछ ना कुछ सुधार करें ताकि जो की इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं यानी कोर जो मुख्य औद्योगिक सेक्टर्स हैं उन सभी का मोमेंटम फिर से वापस जो है एक जैसा रहे, एकदम आगे बढ़े। तो यूनियन बजट में ये कुछ ना कुछ सुधार कर सकती है। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल सेक्शन, इसको हमने डिस्कस करा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स सभी चीज़ें हमने देखी, इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं, कोई भी सुझाव के लिए आप कमेंट दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड